Hello everyone, this is CS Satish Sureka and today we are going to start the revision class of EIS chapter number 3 Information System and its Components. देखिए आपके कोर्स का वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है ये. इस चैप्टर को मैंने 5 पार्ट्स में ब्रेक किया है. पार्ट ए डील करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम से, पार्ट बी आपका डील करता है कंट्रोल्स से, पार्ट सी आपका डील करता है ऑडिट से, और पार्ट नंबर डी और पार्ट ई में कुछ रेसिड्यूरी टॉपिक्स है. जैसे कि पार्ट डी में आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया जा रहा है और पार्ट ई में आपको सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कंट्रोल्स के रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पार्ट बी के रिवीजन से स्टार्ट करते हैं. पार्ट बी में देखिए टोटल 3 टॉपिक्स है. पहली टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल्स, दैट इज कंट्रोल्स क्या होता है ये वाला बात बताइए. टॉपिक नंबर 2 क्या है, सम ऑफ द क्रिटिकल कंट्रोल लैकिंग इन अ कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट, और टॉपिक नंबर 3 है आपका क्लासिफिकेशन करना कंट्रोल्स का. अब कंट्रोल्स आपका क्लासिफाई हो सकता है 3 तरीके से, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल्स, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आईएस रिसोर्सेज एंड बेस्ड ऑन ऑडिट फंक्शंस. जिसमें से बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल्स के अंदर आपको 3 कंट्रोल समझाया जा रहा है, प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल, करेक्टिव कंट्रोल. बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आईएस रिसोर्सेज के अंदर आपको 3 कंट्रोल समझाया जा रहा है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स एंड इट्स ऑडिट, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड इट्स ऑडिट, और फाइनली क्या है, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड इट्स ऑडिट. एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल बेस्ड ऑन ऑडिट फंक्शंस में आपको 2 टाइप ऑफ कंट्रोल समझाया जाएगा. पहला है मैनेजरियल कंट्रोल्स एंड देयर ऑडिट ट्रायल्स, और दूसरा है एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड देयर ऑडिट ट्रायल्स. ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, एक एक टॉपिक का रिवीजन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये वाला बात बताइए भैया, कंट्रोल्स क्या होता है. ये तो भैया आपने चैप्टर 1 में बता दिया था कि कंट्रोल्स आर नथिंग बट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, जो कि आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता है कि रीजनेबल एश्योरेंस, आपको रीजनेबल एश्योरेंस देता है कि आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, अनडिजायर्ड इवेंट्स प्रिवेंट होंगे, डिटेक्ट होंगे और करेक्ट होंगे. और बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कंट्रोल का भैया, रिस्क को मिटिगेट करना. ठीक है, तो ये आपका कंट्रोल के रेस्पेक्ट में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया. फिर अपना सेकंड टॉपिक क्या था, सम ऑफ द क्रिटिकल कंट्रोल लैकिंग इन अ कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट आर एज फॉलोज, जिसमें है लैक ऑफ मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ आईएस रिस्क, एब्सेंस और इनएडिक्वेट आईएस कंट्रोल फ्रेमवर्क. ये आप क्या करेंगे, एक प्रॉपर रीडिंग दे दीजिएगा इसे. ठीक है, अब आइए टॉपिक नंबर 3 में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है भैया, क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल्स. आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत हद तक ये चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है. मेड भी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू या फिर ये डिस्क्रिप्टिव बेसिस में भी आ सकता है. ठीक है ना, ठीक है भैया. सो क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल्स में हमें 3 टाइप ऑफ कंट्रोल समझाया जा रहा है. पहला है प्रिवेंटिव कंट्रोल, दूसरा है डिटेक्टिव कंट्रोल और तीसरा है करेक्टिव कंट्रोल. ठीक है, तो प्रिवेंटिव कंट्रोल क्या होता है भैया, ये वाला बात बताइए. तो प्रिवेंटिव कंट्रोल आर दोज इनपुट्स, देखिए प्रिवेंटिव कंट्रोल आर दोज इनपुट्स विच आर डिजाइन टू प्रिवेंट क्या है, एरर, एरर के बाद था ओमिशन, ओमिशन के बाद था सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, और चौथा क्या था, मैलिशियस एक्ट्स फ्रॉम ऑकरिंग. ये पहला पॉइंट हम लोग प्रिवेंटिव कंट्रोल का बोले थे. इसके बाद डिटेक्टिव कंट्रोल का पहला पॉइंट क्या था कि दीज कंट्रोल्स आर डिजाइन टू डिटेक्ट, बिकॉज ये डिटेक्टिव कंट्रोल है, देयरफॉर ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा. क्या डिटेक्ट करेगा भैया, वही एरर, ओमिशन, सिक्योरिटी इंसिडेंट्स एंड मैलिशियस एक्ट्स दैट ऑकर एंड रिपोर्ट दैट ऑकरेंस. देख लीजिए, टू डिटेक्ट एरर, ओमिशन, मैलिशियस एक्ट्स दैट ऑकर एंड रिपोर्ट दैट ऑकरेंस. तो भैया करेक्टिव कंट्रोल क्या होता है, इट इज डिजायरेबल टू करेक्ट एरर, ओमिशन, इंसिडेंट्स वंस दे हैव बीन डिटेक्टेड. तो एक एक पॉइंट हमने तीनों का पढ़ लिया. प्रिवेंटिव का भी पहला पॉइंट खत्म, फिर डिटेक्टिव का भी पहला पॉइंट खत्म हो गया, और करेक्टिव का भी अपने पहला पॉइंट देख लिया. अब प्रिवेंटिव कंट्रोल जो होता है भैया, ये प्रोएक्टिव इन नेचर होता है. डिटेक्टिव कंट्रोल आपका इन्वेस्टिगेटिव इन नेचर होता है, और करेक्टिव कंट्रोल क्या होता है भैया, आपका रिएक्टिव इन नेचर होता है. सो प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव तीनों का 2-2 पॉइंट हमने कर लिया. अब करेक्टिव कंट्रोल का भैया थर्ड पॉइंट क्या था कि दीज करेक्टिव कंट्रोल्स आर सब्जेक्ट टू प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव कंट्रोल्स. सो ये आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव का. फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था
प्रिवेंटिव कंट्रोल का, डिटेक्टिव कंट्रोल का और करेक्टिव कंट्रोल का। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिवेंटिव कंट्रोल? अंडरस्टैंड करना वल्नरेबिलिटीज, अंडरस्टैंड करना थ्रेट्स और प्रोविजन क्या लगा देना नेसेसरी कंट्रोल्स का। इस कंसेप्ट को मैंने लिंक किया था EIS के चैप्टर नंबर 1 में, जिसमें हम लोगों ने एसेट, वल्नरेबिलिटी, थ्रेट, रिस्क, कंट्रोल्स और काउंटर मेजर, ये कंसेप्ट से मैंने ये समझाया था आपको, ठीक है। फिर आइए डिटेक्टिव कंट्रोल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है भैया, कि लॉफुल एक्टिविटीज को क्लियरली अंडरस्टैंड कीजिए, बिकॉज अगर आप ये समझेंगे कि लॉफुल क्या है तो ही आपको ये समझ में आएगा कि एनीथिंग विच डिविएट्स फ्रॉम दिस इज रिपोर्टेड एज अनलॉफुल। अब अगर कुछ भी अनलॉफुल दिखा तो एक स्टैब्लिश मैकेनिज्म होना चाहिए टू रिपोर्ट सच अनलॉफुल एक्टिविटीज टू अप्रोप्रिएट पर्सन, ठीक है भैया। तीसरा पॉइंट क्या है भैया, इंटरैक्शन होना विद प्रिवेंटिव कंट्रोल टू प्रिवेंट सच एक्ट्स फ्रॉम ऑकरिंग। और फाइनली फोर्थ पॉइंट क्या हो गया भैया, सरप्राइज चेक्स बाय सुपरवाइजर, ठीक है। तो ये चारों के चारों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो। करेक्टिव कंट्रोल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भैया, देखिए भैया आपने एक पोएम रटाया था हमें, इंपैक्ट कॉज रेमेडी फीडबैक करेक्ट मॉडिफाई, इंपैक्ट कॉज रेमेडी फीडबैक करेक्ट मॉडिफाई, इंपैक्ट कॉज रेमेडी फीडबैक करेक्ट मॉडिफाई, जिसमें इंपैक्ट में क्या था, मिनिमाइज करना इंपैक्ट ऑफ थ्रेट। कॉज क्या था भैया, आइडेंटिफाई करना कॉज ऑफ प्रॉब्लम। रेमेडी मतलब हो गया भैया प्रोवाइडिंग रेमेडी टू द प्रॉब्लम डिस्कवर्ड बाय डिटेक्टिव कंट्रोल। फिर चौथा क्या था भैया, फीडबैक, तो गेटिंग फीडबैक फ्रॉम प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव कंट्रोल, करेक्ट करना एरर को और मॉडिफाइंग करना द प्रोसेस टू मिनिमाइज फ्यूचर ऑकरेंस ऑफ द इंसिडेंट, ठीक है। फिर कुछ एग्जांपल्स देखे थे हमने प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव के, ये सारे के सारे एग्जांपल्स एक बार आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से एमसीक्यू बनेगा ही बनेगा, एक ना एक एमसीक्यू आना ही आना है यहां से, ठीक है ना, ठीक है भैया। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव तो अपना खत्म हो गया, ठीक है भैया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल्स बेस्ड ऑन नेचर ऑफ IS रिसोर्सेज ये देखते हैं। तो सबसे पहला अपने को क्या देखना है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। तो भैया फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स होता क्या, पहले ये वाला बात बताइए। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स आर दोस कंट्रोल्स रिलेटिंग टू फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ टैंजिबल रिसोर्सेज। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स आर द कंट्रोल्स रिलेटिंग टू द फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ टैंजिबल रिसोर्सेज या फिर टैंजिबल मीडिया। इसका मतलब ये इंप्लाइड है कि इनटैंजिबल मीडिया जो उस टैंजिबल रिसोर्सेज के अंदर स्टोर्ड है वो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाएगा। सुनिए बात को, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के रेस्पेक्ट में क्या बोला था मैंने, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स आर द कंट्रोल्स रिलेटिंग टू फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ टैंजिबल मीडिया, नहीं है टैंजिबल एसेट है ये। और इस टैंजिबल एसेट के अंदर जो इनटैंजिबल मीडिया स्टोर्ड है, जैसे कि डेटा हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ये ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट होता है। तो वही आपका फिजिकल एक्सेस कंट्रोल था। कुछ एग्जांपल दीजिए भैया फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के। तो लॉक ऑन डोर्स आपका पहला एग्जांपल है, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडिया आपका दूसरा एग्जांपल है, तीसरा है आपका लॉग ऑन फैसिलिटीज, और चौथा में क्या बोल रहा है, अदर मींस ऑफ कंट्रोलिंग फिजिकल एक्सेस, जिसमें लॉक ऑन डोर्स में हमने साइफर लॉक्स देखा था, बोल्टिंग डोर लॉक देखा था और हमने इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक देखा था। फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम में भी हमने प्लास्टिक कार्ड आइडेंटिफिकेशन बैजेस और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स देखा था। लॉगिंग ऑन फैसिलिटीज में इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग, मैनुअल लॉगिंग समझा था, और अदर मींस ऑफ कंट्रोलिंग फिजिकल एक्सेस के अंदर वीडियोस, कैमरा आता है, सिक्योरिटी गार्ड्स आता है, कंट्रोल विजिटर्स एक्सेस, बॉन्डेड पर्सनल, डेड मैन डोर्स, नॉन एक्सपोजर ऑफ सेंसिटिव फैसिलिटीज, कंट्रोल सिंगल एंट्री पॉइंट, अलार्म सिस्टम, पेरीमीटर फेंसिंग और क्या है, पेरीमीटर फेंसिंग और क्या है, कंट्रोल ऑफ आउट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है भैया। अब आइए ऑडिटिंग फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स में। इसमें देखिए व्हाट आर द रोल ऑफ IS ऑडिटर इन ऑडिटिंग फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। जिसमें सबसे पहले क्या बोल रहा है कि आप रिस्क को एसेस कीजिए। अब अगर आपका रिस्क असेसमेंट हो गया तो उसके बाद आप क्या करेंगे, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंट्रोल्स लगाएंगे, और जो भी कंट्रोल्स आपने लगाए हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन आप जो मेंटेन करेंगे उसका रिव्यू होगा। तो पहला हो गया रिस्क असेसमेंट, दूसरा हो गया कंट्रोल असेसमेंट, और तीसरा क्या है, रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ऑडिट ऑफ फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के अंदर फिजिकल बैरियर्स के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस इंक्लूड्स फेंसिंग, वॉल्स, बार्ब्ड वायर एंड बोलार्ड्स। सर्वेलेंस के अंदर द IS ऑडिटर नीड्स टू अंडरस्टैंड हाउ वीडियो इज रिकॉर्डेड एंड रिव्यूड एंड इफ इट इज इफेक्टिव इन प्रिपेयरिंग और डिटेक्टिंग इंसिडेंट्स।
तीसरा हो गया आपका गार्ड्स एंड डॉग्स. द आईएएस ऑडिटर नीड टू अंडरस्टैंड द यूज एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स एंड गार्ड डॉग्स. प्रॉक्सिमिटी टू हैजार्ड्स क्या है? द आईएएस ऑडिटर शुड एस्टिमेट द बिल्डिंग डिस्टेंस टू नेचुरल एंड मैन-मेड हैजार्ड्स. द आईएएस ऑडिटर शुड डिटरमाइन इफ एनी रिस्क असेसमेंट रिगार्डिंग हैजार्ड्स हैव बीन परफॉर्म्ड. और चौथा है आपका की कार्ड सिस्टम्स. द आईएएस ऑडिटर नीड्स टू अंडरस्टैंड हाउ की कार्ड सिस्टम्स आर यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू द फैसिलिटी. देखिए आपके एग्जाम में आज तक फिजिकल एक्सेस कंट्रोल से एक भी क्वेश्चन टेस्ट नहीं किया गया है, बट सीए फाइनल के इसका पेपर में यह क्वेश्चन आया हुआ है. सो देयरफॉर पूरा प्रोबेबिलिटी है कि यह क्वेश्चन इस बार आ जाए. ठीक है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के बाद अब अपने स्टार्ट करते हैं लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल. तो भैया हमने फिजिकल एक्सेस कंट्रोल को समझ लिया, अब लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स क्या होता है ये वाला बात बताइए. तो दीज आर द कंट्रोल्स रिलेटिंग टू लॉजिकल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डेटा. देखिए यही सब लिखा हुआ है. अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लगाया गया लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स का वायोलेशन कौन कौन कर सकता है? हैकर, एम्प्लॉइज, आईएएस पर्सोनल, फॉर्मर एम्प्लॉइज और क्या हो जाएगा? एंड यूजर्स. ये आपका आरटीपी का क्वेश्चन है, आया हुआ है, आ सकता है. ठीक है, फिर आइए लॉजिकल एक्सेस एक्सपोजर में. अब लॉजिकल एक्सेस एक्सपोजर में हमें टेक्निकल एक्सपोजर समझाया जा रहा है और हमें असिंक्रोनस एक्सपोजर समझाया जा रहा है, जिसके अंदर असिंक्रोनस अटैक के अंदर देखिए क्या क्या आ रहा है. पहला है पिगी बैकिंग, दूसरा है वायर टैपिंग, तीसरा सबवर्सिव अटैक्स और चौथा क्या है? डेटा लीकेज. और टेक्निकल एक्सपोजर्स के अंदर सबसे पहले हमें बॉम्ब के रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है. बॉम्ब क्या होता है भैया? बॉम्ब इज अ पीस ऑफ बैड कोड डेलिबरेटली प्लांटेड बाय द प्रोग्रामर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉम्ब, एक होता है टाइम बॉम्ब, दूसरा होता है लॉजिक बॉम्ब. However, these programs cannot affect other programs. The bomb explodes when the conditions of explosion get fulfilled, causing the damage immediately. ये आपका टाइम बॉम्ब और लॉजिक बॉम्ब के बारे में बता रहा है. अच्छा, अब राउंडिंग डाउन और सलामी टेक्निक हमने एक साथ समझा था और दोनों में फर्क भी होता है. देखिए लिखा हुआ है अ सलामी टेक्निक इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द राउंडिंग टेक्निक इन द सेंस कि सलामी टेक्निक में देखिए क्या होता है? फिक्स्ड अमाउंट डिडक्ट होता है. ठीक है भैया. स्पूफिंग में हमने आईपी एड्रेस की स्पूफिंग के रेस्पेक्ट में एग्जांपल दिया था. अ स्पूफिंग अटैक इन्वॉल्व्स forging one source address. One machine is used to impersonate the other in spoofing technique. डेटा डिडलिंग मतलब क्या हो गया? डेटा का चेंज होना. तो डेटा डिडलिंग देखिए क्या लिखा हुआ है? दिस इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ डेटा बिफोर और आफ्टर दे आर एंटर्ड इनटू द सिस्टम. ठीक है, फिर हमने क्रिसमस कार्ड और वर्म एक साथ समझा था. मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको वर्म नहीं समझाया था, मैंने आपको वायरस भी समझाया था और मैंने आपको ट्रोजन भी समझाया था. मेरा कहने का मतलब यह है, मैंने आपको वर्म, वायरस और ट्रोजन में क्या फर्क होता है अच्छी तरीके से बताया था, जिसमें यह समझा था हमने कि अ वर्म डज नॉट रिक्वायर अ होस्ट प्रोग्राम, जबकि ट्रोजन को एक होस्ट प्रोग्राम चाहिए होता है. वर्म्स आर स्टैंड अलोन प्रोग्राम दैट कैन बी डिटेक्टेड इजीली, जबकि वायरस और ट्रोजन्स को डिटेक्ट करना उतना आसान नहीं होता है. अ वर्म कॉपीज इटसेल्फ टू अनदर मशीन ऑन द नेटवर्क. और कुछ एग्जांपल्स बताइए भैया वर्म्स के. पहला है एग्जिस्टेंशियल वर्म और दूसरा है अलार्म क्लॉक वर्म. ठीक है, और क्रिसमस कार्ड भी हमने देखा था कि इट इज अ वेल नोन एग्जांपल ऑफ ट्रोजन एंड वाज डिटेक्टेड ऑन इंटरनल ईमेल ऑफ आईबीएम सिस्टम. ऑन टाइपिंग द वर्ड क्रिसमस क्या हो रहा था? एक क्रिसमस ट्री बन जा रहा था एज एक्सपेक्टेड, बट इन एडिशन इट विल सेंड कॉपीज ऑफ सिमिलर आउटपुट टू अदर यूजर्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क. एंड बिकॉज ऑफ दिस मैसेज क्या हो रहा था? जो भी यूजर्स ने जो भी काम किया था वो लोग सेव नहीं कर पा रहे थे. यही लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस मैसेज अदर यूजर्स कैन नॉट सेव देयर हाफ फिनिश्ड वर्क. समझ में आ गया? सो हमने इंट्रोडक्शन टू लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल देख लिया, लॉजिकल एक्सेस वायोलेटर्स देख लिया और हमने लॉजिकल एक्सेस एक्सपोजर भी देखा. अब आइए भैया लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में. अब लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स तो भैया आपने अच्छी तरीके से हमें याद करवाया था. देखिए लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में हमें यूजर एक्सेस मैनेजमेंट समझाया जा रहा है, यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई जा रही है,
फिर हमें एप्लीकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल समझाया जा रहा है। चौथा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल और पांचवा है आपका नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। अच्छा, एप्लीकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल और नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल से कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बना तो वो यहीं से बनेगा। ठीक है ना? ठीक है भैया। तो यूजर एक्सेस मैनेजमेंट में हमें 4 पॉइंट्स थे। वो 4 पॉइंट्स हमने किस तरीके से लर्न किए थे भैया? देखिए, एक आपने बताया था यूआर, दूसरा आपने बताया था यूएआर, फिर आपने बताया था पीएम और फिर आपने बताया था यूपीएम। यूआर मतलब हो गया भैया यूजर रजिस्ट्रेशन, यूएआर मतलब हो गया रिव्यू करना यूजर के एक्सेस राइट्स को, पीएम मतलब हो गया प्रिविलेज मैनेजमेंट और यूपीएम क्या हो गया भैया? यूजर पासवर्ड मैनेजमेंट। यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या था भैया? पासवर्ड यूज और अनअटेंडेड यूजर इक्विपमेंट। ठीक है, अच्छा, फिर आइए भैया एप्लीकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। यहां पर हमने क्या देखा था कि मॉनिटर एक बहुत ही सेंसिटिव बंदा है। ठीक है, वो एक इवेंट में गया, उसे क्या हुआ? लौकी की सब्जी मिली। यह बात उसे बहुत खराब लगी, वो आइसोलेशन में रोने लगा। मैं उसके पास गया और कहा भाई घड़ी में टाइम देखा है, अभी कोई रोने का टाइम है। तो फिर मॉनिटर ने मुझसे कहा ठीक है मैं रो रहा हूं, ये बात आप, ये इंफॉर्मेशन आप किसी के साथ भी शेयर मत कीजिएगा। ठीक है, तो मॉनिटर से याद आएगा मॉनिटर सिस्टम यूज, सेंसिटिव से याद आएगा सेंसिटिव सिस्टम आइसोलेशन, सेंसिटिव और आइसोलेट से याद आया अपने को सेंसिटिव सिस्टम आइसोलेशन, क्लॉक से याद आएगा क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, इवेंट में लौकी की सब्जी खाई तो इवेंट लॉगिंग, और ये इंफॉर्मेशन का एक्सेस आप रेस्ट्रिक्टेड रखिएगा, किसी को बताइएगा मत कि मैं रो रहा था, तो ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन एक्सेस रेस्ट्रिक्शन। तो यही आपकी पांचों की पांचों पॉइंट है, देख लीजिए, इवेंट लॉगिंग, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, मॉनिटर सिस्टम यूज, सेंसिटिव सिस्टम आइसोलेशन और क्या? इंफॉर्मेशन एक्सेस रेस्ट्रिक्शन। अच्छा, अब आइए ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक्सेस कंट्रोल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल्स के भैया पॉइंट्स हमने 3 सेट में लर्न किए थे। सबसे पहला पॉइंट क्या था भैया? टर्मिनल लॉगिन प्रोसीजर। दूसरा क्या था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक एक्सेस टोकन जनरेट करता है और उसको मैच कराता है विद एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो ये 3 पॉइंट अपना लर्न हो गया। फिर हमने यूजर के आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के रिस्पेक्ट में बात की थी, जिसमें से यूजर का आइडेंटिफिकेशन क्या पासवर्ड के थ्रू हो सकता है, तो देयरफॉर अपना 2 पॉइंट बना, यूजर आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, और दूसरा पॉइंट क्या है? पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम्स। इसके बाद तो भैया बड़ा आसान है, टाइम, टाइम और अलार्म, जिसमें पहला टाइम क्या बोलता है? लिमिटेशन ऑफ कनेक्शन टाइम, दूसरा टाइम क्या बोलता है? टर्मिनल टाइम आउट, और तीसरा अलार्म से अपने को याद आएगा ड्यूरेस अलार्म टू सेफगार्ड यूजर्स। फिर आइए नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल्स में। अब नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल्स में पहला पॉइंट था भैया एनक्रिप्शन, दूसरा पॉइंट था भैया फायरवॉल, तीसरा भैया वीपीएन से याद आता है अपने को सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क, फायरवॉल प्रॉक्सी सर्वर से अपने को याद आएगा एनफोर्स पाथ। फिर हमने क्या देखा था? सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क सर्विसेज। फिर नेटवर्क से याद आएगा नेटवर्क कनेक्शन एंड राउटिंग कंट्रोल, और अपना 7वां पॉइंट क्या है? कॉल बैक डिवाइसेस। तो यहां पर हमारा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के भी सारे के सारे पॉइंट रिवाइज हो गए। हाँ भैया, अच्छा, सो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल देख लिया, लॉजिकल एक्सेस वायोलेटर्स देखा, लॉजिकल एक्सेस एक्सपोजर देखा, और हमने लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल भी समझ लिया। ठीक है, अब आइए ऑडिट ऑफ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। क्या इसके भी पॉइंट्स हमने लर्न किए थे कि नहीं किए थे? हाँ, हमने लर्न किए थे। बट ऑडिट ऑफ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में मूव करने से पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन दिखा देता हूं। यह आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, यह सीए फाइनल इसका पेपर में आया हुआ है। क्या है भैया क्वेश्चन? क्वेश्चन देखिए है कि अ इंटरनेट कनेक्शन along with providing benefits to an organization in terms of business competitiveness and time management, speed of operations, etc., exposes it to harmful elements also. How can an organization be protected against these harmful elements? अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो इसका आंसर क्या था? नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल्स। दैट इज, आपको ये सातों के सातों पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, ठीक है भैया। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स इज द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अलाउज यूजर्स एंड देयर एप्लीकेशंस टू स्टोर एंड एक्सेस कॉमन कंप्यूटर रिसोर्सेज सच एज प्रोसेसर, मेन मेमोरी, डेटाबेस एंड प्रिंटर्स। Hence, protecting operating systems access is extremely crucial
एंड कैन बी अचीव यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स। डिस्कस कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल्स। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल्स में अपने पास ये 8 पॉइंट थे। अब अपना लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के रेस्पेक्ट में जो भी बताना था सब कुछ कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आइए ऑडिट ऑफ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। अब ऑडिट ऑफ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में देखिए हम लोगों को 4 बातें समझाई जा रही है। पहला आपको बताया जा रहा है यूजर एक्सेस कंट्रोल्स, दूसरा है आपका यूजर एक्सेस लॉग्स, तीसरा है आपका इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स और चौथा क्या है? इंटरनेट पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस। अब यूजर एक्सेस कंट्रोल्स के अंदर और 4 बातें समझाई जा रही है। ऑडिटिंग यूजर एक्सेस कंट्रोल्स, ऑडिटिंग यूजर एक्सेस प्रोविजनिंग, ऑडिटिंग पासवर्ड मैनेजमेंट और हमें क्या समझाया जा रहा है? ऑडिटिंग एम्प्लॉय टर्मिनेशन। समझ में आया? तो सबसे पहले अपने क्या कर रहे हैं? यूजर एक्सेस लॉग्स, इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स और इंटरनेट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। पहले इसका रिवीजन खत्म कर लेते हैं, इसके बाद अपने यहां पर आ जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है। तो यूजर एक्सेस लॉग्स के अंदर 4 पॉइंट थे भैया। तो वो 4 पॉइंट में किस तरीके से हमने लर्न किए थे? एक्सेस लॉग, एक्सेस लॉग, एक्सेस लॉग, एक्सेस लॉग। ठीक है, सेंट्रलाइज एक्सेस लॉग, फिर उस एक्सेस लॉग को प्रोटेक्ट करो और री की बातें हैं तो पहला री से याद आएगा रिव्यू करना एक्सेस लॉग को, और दूसरा री से याद आएगा रिटेंशन करना एक्सेस लॉग्स का। तो यूजर एक्सेस लॉग का तो रिवीजन भैया सलट गया। इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स, हेडिंग क्या है? इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स। तो पहला पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है? इन्वेस्टिगेटिव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। अच्छा, कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कंप्यूटर का दरकार है कि नहीं है? तो 2 बार कंप्यूटर बोलेंगे, कंप्यूटर कंप्यूटर। अब पहला कंप्यूटर में क्या है? कंप्यूटर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज कंप्यूटर का यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट फॉर सर्टेन क्राइम। और तीसरा क्या है? कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। इंटरनेट पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस, क्या गूगल एक सर्च इंजन है? तो गूगल से याद आएगा सर्च इंजन, एफबी से याद आएगा सोशल नेटवर्किंग साइट, ईबे से याद आएगा आपका ऑनलाइन सेल साइट। अब भैया गूगल में भी .com है, फेसबुक में भी .com है और ईबे में भी .com है। तो ये .com होता क्या है भैया? ये टॉप लेवल डोमेन होता है। सो देयरफॉर आपका चौथा पॉइंट है डोमेन नेम। और भैया तीसरा पॉइंट में देखिए ऑनलाइन लिखा हुआ है, इसी को जस्टिफाई करना है 5वां पॉइंट में, तो जस्टिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस। सो क्या यूजर एक्सेस लॉग, इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स और इंटरनेट पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस आपका रिवीजन खत्म हुआ? हाँ। अब आइए यूजर एक्सेस कंट्रोल्स में। अब यूजर एक्सेस कंट्रोल्स में सबसे पहले अपने देख रहे हैं ऑडिटिंग यूजर एक्सेस कंट्रोल्स। यहां पर आपके 7 पॉइंट है। तो वो 7 पॉइंट किस तरीके से हमने लर्न किए थे? एक फालतू सा यूजर है, फालतू मतलब हो गया डोरमेंट, तो डोरमेंट अकाउंट, और यूजर से याद आएगा यूजर अकाउंट लॉकआउट। अच्छा, एक फालतू सा यूजर है, वो अपना सिस्टम किसी के साथ भी शेयर नहीं करता है। किस लिए शेयर नहीं करता है? बिकॉज उसे डर है कि कहीं कोई इंट्रूडर आ गया तो, और अगर इंट्रूडर आया तो उसके द्वारा लगाया गया सारा का सारा एक्सेस राइट्स का वो वायोलेशन करेगा। और 7वां पॉइंट क्या है? दैट इज उसकी सारी की सारी ऑथेंटिकेशन बेकार हो जाएगी। तो डोरमेंट से याद आएगा डोरमेंट अकाउंट, यूजर से याद आएगा यूजर अकाउंट लॉकआउट, सिस्टम से याद आएगा सिस्टम अकाउंट, शेयर्ड से याद आएगा शेयर्ड अकाउंट, इंट्रूजन से याद आएगा इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। फिर अपना छठा पॉइंट था एक्सेस वायोलेशंस और अपना 7वां पॉइंट था ऑथेंटिकेशन। ऑडिटिंग यूजर एक्सेस प्रोविजनिंग में क्या था कि एक नया एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में आया, उसने एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट डाला। अब क्या डायरेक्टली उसका रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया जाएगा? क्या नहीं, पहले क्या होगा? रिव्यू होगा, उसके बाद ही अप्रूवल मिलेगा। तो कौन से एक्सेस राइट्स होते हैं? क्रिएट ऑल्टर व्यू प्रिंट, और क्रिएट ऑल्टर व्यू प्रिंट से ही अपने को याद आ जाता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सो न्यू एम्प्लॉय प्रोविजनिंग, एक्सेस रिक्वेस्ट प्रोसेसेस, एक्सेस रिव्यूज, एक्सेस अप्रूवल्स और अपना 5वां पॉइंट क्या है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, सो हमने यूजर एक्सेस कंट्रोल्स में देखिए ऑडिटिंग यूजर एक्सेस कंट्रोल्स खत्म, ऑडिटिंग यूजर एक्सेस प्रोविजनिंग भी हमने पढ़ लिया है। अब आइए ऑडिटिंग पासवर्ड मैनेजमेंट में। तो ऑडिटिंग पासवर्ड मैनेजमेंट में कुछ नहीं है, द आईएएस ऑडिटर नीड टू एग्जामिन पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, जिसमें वो चेक करता है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स मस्ट अ पासवर्ड हैव, हाउ फ्रीक्वेंटली मस्ट पासवर्ड्स बी चेंज, वेदर फॉर्मर पासवर्ड मे बी यूज्ड अगेन, वेदर द पासवर्ड इज डिस्प्लेड व्हेन लॉगिंग इन। और अपना चौथा टॉपिक जो डिस्कस करने को रह गया था वो है ऑडिटिंग एम्प्लॉय टर्मिनेशन, जिसमें हम लोग टर्मिनेशन प्रोसेस, एक्सेस रिव्यूज और कॉन्ट्रैक्टर एक्सेस एंड टर्मिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपना लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल पूरा का पूरा खत्म,
फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स का रिवीजन भी अपने कर चुके हैं। अब आइए इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स में। अब इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स का भैया कंसेप्ट किस पर बेस्ड है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा सेंटर में क्या क्या प्राकृतिक आपदा आ सकती है। भैया आग लग सकता है, इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर रिलेटेड भी एक डर है, वाटर डैमेज रिलेटेड डर है, और क्या है भैया, पोल्यूशन डैमेज एंड अदर्स। ठीक है, तो अगर ये आपका रिस्क है तो इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या हमें कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे कि नहीं लगाने पड़ेंगे? हाँ भैया, हमें कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। तो यहां पर आप 6-7 पॉइंट्स याद रखेंगे। वैसे इलेक्ट्रिक एक्सपोजर अगर आपका रिस्क है तो उससे रिलेटेड कंट्रोल्स क्या है? आप इलेक्ट्रिकल सर्ज प्रोटेक्टर्स लगाइए, सर्किट ब्रेकर्स लगाइए, यूपीएस होना चाहिए। यूपीएस मतलब हो गया अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, और क्या है, एक इमरजेंसी पावर ऑफ स्विच भी होना चाहिए। वाटर डैमेज रिलेटेड देखिए आपका 4 ही पॉइंट है, ये चारों के चारों पॉइंट याद रखिएगा आप। और पोल्यूशन डैमेज में रिलेटेड क्या बोल रहा है कि प्रोहिबिशन कीजिए अगेंस्ट ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग विद इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी मतलब ही क्या हो गया आपका डेटा सेंटर। ठीक है, अब आइए ऑडिटिंग इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स में। मतलब क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लगाया गया इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स का ऑडिट करने के लिए जब ऑडिटर आ रहा है तो वो क्या क्या दिखता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके इस बार के आरटीपी का है। ठीक है, अब आरटीपी का क्वेश्चन है, देयरफॉर ये इंपॉर्टेंट हो गया। कुछ नहीं है, जो हमने ऊपर पढ़ा है उसी का ऑडिट टोन है यहाँ पे। फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन, पावर कंडीशनिंग, बैकअप पावर, वाटर डिटेक्शन, क्लीनिनेस, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसे आप अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, सो हमने देखिए प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव कंप्लीट कर लिया, इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स एंड इट्स ऑडिट पढ़ लिया, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड इट्स ऑडिट पढ़ लिया, और हमने लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स एंड इट्स ऑडिट भी पढ़ लिया है। अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल्स बेस्ड ऑन ऑडिट फंक्शंस, जिसमें हम लोगों को मैनेजरियल कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल समझाया जा रहा है। अब एप्लीकेशन कंट्रोल्स में देखिए हमें क्या क्या समझना है। हमें समझाया जाएगा अबाउट बाउंड्री कंट्रोल्स, इनपुट कंट्रोल्स, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट कंट्रोल्स, फिर अपना पांचवा है कम्युनिकेशन कंट्रोल्स, और आखिरी क्या है, डेटाबेस कंट्रोल्स। ठीक है, जिसमें से बाउंड्री कंट्रोल्स फेवरेट क्वेश्चन है। सीए फाइनल में कितना बार टेस्ट हुआ है, मतलब 7 से 8 बार पूछा जा चुका है ये। ठीक है, तो बाउंड्री कंट्रोल्स आपका इंपॉर्टेंट है, आउटपुट कंट्रोल भी आपका इंपॉर्टेंट है। जब एक बात मैं बता देता हूं, एप्लीकेशन कंट्रोल पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एमसीक्यू हो गया या फिर डिस्क्रिप्टिव आना ही आना है। ठीक है, तो बाउंड्री कंट्रोल्स में हम लोग जानते हैं कि आइडेंटिफिकेशन तो अपने को याद रहता है, और आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से हो सकता है, पिन हो गया दैट इज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, बायोमेट्रिक्स हो गया, पासवर्ड हो गया। सो आइडेंटिफिकेशन से 3 पॉइंट तो अपने को याद रहता ही है, पिन हो गया, पासवर्ड हो गया और बायोमेट्रिक। लेकिन एक पॉइंट जो अपने भूलते हैं वो क्या है, क्रिप्टोग्राफी। इसी तरीके से मैंने आपको बाउंड्री कंट्रोल्स के पॉइंट्स लर्न करवाए थे। फिर अपने आ गए थे इनपुट कंट्रोल्स में। अब इनपुट कंट्रोल्स के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल। सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल के अंदर भैया 3 पॉइंट है, यूज, ऑडिट। तो यूज करना प्री नंबर्ड सोर्स डॉक्यूमेंट को, फिर यूज करना सोर्स डॉक्यूमेंट को सीक्वेंस में, और पीरियोडिकली ऑडिट कराना सोर्स डॉक्यूमेंट का। फिर डेटा कोडिंग कंट्रोल्स के अंदर 2 टाइप ऑफ एरर समझाया जा रहा है। पहला क्या है आपका, ट्रांसक्रिप्शन एरर्स, और दूसरा है आपका ट्रांसपोजिशन एरर्स। ट्रांसक्रिप्शन एरर्स के अंदर है 3 और ट्रांसपोजिशन एरर्स के अंदर है 2। सो ट्रांसक्रिप्शन एरर्स के अंदर 3 और सब हेडिंग क्या क्या थे, पहला था आपका एडिशन, दूसरा था आपका ट्रंकेशन, और तीसरा था आपका सब्स्टिट्यूशन। और ट्रांसपोजिशन एरर्स आपके 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है आपका सिंगल ट्रांसपोजिशन और दूसरा होता है आपका मल्टीपल ट्रांसपोजिशन। फिर आइए बैच कंट्रोल्स में। बैच कंट्रोल्स में हमने 3 पढ़े थे, 6000 प्लस 6000 प्लस 6000 प्लस 6000 प्लस 6000, ये हो गया आपका फाइनेंशियल टोटल। ठीक है, रिसिप्ट नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये हो रहा है आपका हैश टोटल। एंड टोटल नंबर ऑफ रिसिप्ट कितने हैं भैया, 5, तो ये हो गया आपका रिकॉर्ड काउंट। सो हमने सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल रिवाइज कर लिया, डेटा कोडिंग कंट्रोल रिवाइज कर लिया, और हमने बैच कंट्रोल भी रिवाइज किया। अब आइए वैलिडेशन कंट्रोल में। तो वैलिडेशन कंट्रोल में भैया फील्ड रिकॉर्ड फाइल, फील्ड इंटरोगेशन, फाइल इंटरोगेशन, रिकॉर्ड इंटरोगेशन। ठीक है, सो बाउंड्री कंट्रोल्स और इनपुट कंट्रोल्स का डिवीजन तो भैया हो गया। अब आइए प्रोसेसिंग कंट्रोल्स में। अब प्रोसेसिंग कंट्रोल्स के अंदर भैया 2 पॉइंट तो हमें याद रहते हैं, रियल मेमोरी कंट्रोल, वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल।
लेकिन जो 2 पॉइंट हमें याद नहीं रहते वो क्या थे भैया, वो तो अपने को हेडिंग से याद आ जाता है। हम लोग क्या पढ़ रहे भैया, प्रोसेसिंग कंट्रोल ना। तो भैया एक और हेडिंग है प्रोसेसर कंट्रोल्स और दूसरा है डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल्स। तो देखिए यही 4 पॉइंट है, प्रोसेसर कंट्रोल, डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल, रियल मेमोरी कंट्रोल्स और क्या है वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल्स। अब डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल्स के अंदर भैया 2 और पॉइंट है, वो 2 पॉइंट क्या है, जस्ट रन विदाउट एनी रीजन, तो रन टू रन टोटल्स और रीजनेबलनेस वेरिफिकेशन। और प्रोसेसर कंट्रोल्स के अंदर भैया 4 पॉइंट है, वो 4 पॉइंट क्या क्या है, पहला 2 पॉइंट आपका प्रोसेसर रिलेटेड है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, और क्या है कंपोनेंट रेप्लिकेशन, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, और क्या है कंपोनेंट रेप्लिकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम से अपने को याद आता है टाइमिंग कंट्रोल्स, और क्या है आखिरी पॉइंट जो मैंने आपको रीड करने के लिए कहा था वो क्या था, मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट्स। सो हमारा बाउंड्री कंट्रोल खत्म, इनपुट कंट्रोल खत्म और हमारा प्रोसेसिंग कंट्रोल भी खत्म हो गया। अब आइए भैया आउटपुट कंट्रोल्स में। अब आउटपुट कंट्रोल में भैया देखिए 6 पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है आउटपुट कंट्रोल, ठीक है ना। तो पुल में 2 लोग नहा रहे थे अनकंट्रोलेबल तरीके से, ठीक है, ये बात मैंने कुछ देर तक रिटेन की, लेकिन जब पानी सर के ऊपर चला गया तब मैंने रिपोर्ट कर दिया। तो पुल से याद आएगा स्पूलिंग, स्पूलिंग का शॉर्ट नोट भी आ सकता है। लॉग से याद आएगा लॉगिंग ऑफ आउटपुट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, फिर लॉग से याद आएगा स्टोरेज एंड लॉगिंग ऑफ सेंसिटिव क्रिटिकल फॉर्म्स, कंट्रोल से याद आएगा कंट्रोल्स ओवर प्रिंटिंग, रिटेन से याद आएगा रिटेंशन कंट्रोल्स, और रिपोर्ट से याद आएगा रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन कंट्रोल्स, ठीक है। सो देखिए एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड देयर कैटेगरीज में हमने बाउंड्री कंट्रोल्स, इनपुट कंट्रोल्स, प्रोसेसिंग कंट्रोल्स और आउटपुट कंट्रोल्स का रिवीजन कर लिया। अब अपने मूव करते हैं कम्युनिकेशन कंट्रोल्स और डेटाबेस कंट्रोल्स में। कम्युनिकेशन कंट्रोल्स में तो देखिए भैया आपने फ्लो में एक चीज बोला था, फिजिकल लाइन फ्लो चैनल लिंक, फिजिकल लाइन फ्लो चैनल लिंक, जिसमें फिजिकल से याद आता है फिजिकल कंपोनेंट कंट्रोल, लिंक से याद आएगा लाइन से याद आएगा लाइन एरर कंट्रोल। अपना पोएट्री क्या था, फिजिकल लाइन फ्लो चैनल लिंक, फिजिकल लाइन फ्लो चैनल लिंक, जिसमें फिजिकल से याद आएगा अपने को फिजिकल कंपोनेंट कंट्रोल, लाइन से याद आएगा लाइन एरर कंट्रोल, फ्लो से याद आएगा फ्लो कंट्रोल, चैनल से याद आएगा चैनल एक्सेस कंट्रोल, और लिंक से याद आएगा लिंक कंट्रोल्स, ठीक है, ठीक है भैया। सो अब अपना आखिरी एप्लीकेशन कंट्रोल्स का कैटेगरी जो रह गया है वो है डेटाबेस कंट्रोल्स। एग्जाम में ये एक बार पूछा जा चुका है। डेटाबेस कंट्रोल्स के अंदर हमें अपडेट कंट्रोल समझाया जा रहा है और हमें रिपोर्ट कंट्रोल समझाया जा रहा है। अब डॉट कंट्रोल्स के अंदर देखिए भैया 4 पॉइंट है। सबसे पहला है सीक्वेंस चेक कीजिए ट्रांजैक्शन फाइल और मास्टर फाइल का। क्या होता है ट्रांजैक्शन फाइल, क्या होता है मास्टर फाइल, ऑलरेडी आपको चैप्टर नंबर 2 में समझाया हुआ था। इसके बाद इंश्योर कीजिए ऑल रिकॉर्ड्स इन द फाइल आर प्रोसेस कीजिए मल्टीपल ट्रांजैक्शन फॉर अ सिंगल रिकॉर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर, और फाइनली क्या है मेंटेन कीजिए एक सस्पेंस अकाउंट। तो अपडेट कंट्रोल खत्म। अब आइए रिपोर्ट कंट्रोल्स में। तो रिपोर्ट कंट्रोल्स में मैंने पूरा एक तरीका से आपको ये चारों का चारों पॉइंट लर्न करवाया था, जिसमें पहला क्या था स्टैंडिंग डेटा, एग्जाम हॉल का पूरा एक पिक्चर बनाया था आपके सामने और उसको रिलेट करके चारों का चारों पॉइंट समझाए थे। सबसे पहला है स्टैंडिंग डेटा, दूसरा है आपका प्रिंट करना रन टू रन कंट्रोल टोटल, तीसरा है आपका प्रिंट करना सस्पेंस अकाउंट एंट्रीज, और चौथा है आपका एग्जिस्टेंस या फिर रिकवरी कंट्रोल्स। तो यहां पर आपका एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड देयर कैटेगरीज पूरा का पूरा खत्म हो गया, जिसमें हमने बाउंड्री कंट्रोल देखा, इनपुट कंट्रोल देखा, प्रोसेसिंग देखा, आउटपुट देखा, डेटाबेस देखा और हमने कम्युनिकेशन कंट्रोल भी समझा। अब इसका ऑडिट का जब बात आ रहा है तो मैंने आपको कहा था कि बाउंड्री कंट्रोल आप लोग छोड़िएगा मत, आ सकता है एग्जाम में। इनपुट कंट्रोल भी आपका इंपॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन कंट्रोल भी आ सकता है। एक तरीके से सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको याद करवाए थे, और आउटपुट कंट्रोल्स आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका एप्लीकेशन कंट्रोल भी खत्म। हाँ भैया, सो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल बेस्ड ऑन ऑडिट फंक्शंस में हमने एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड देयर ऑडिट ट्रायल्स खत्म कर लिया। अब आइए मैनेजेरियल कंट्रोल्स एंड देयर ऑडिट ट्रायल्स। अब मैनेजेरियल कंट्रोल्स एंड देयर ऑडिट ट्रायल्स में सबसे पहले है
आपका टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेजमेंट कंट्रोल्स। दूसरा है आपका सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल्स, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तीसरा है आपका क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट कंट्रोल्स। चौथा है आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल्स। पांचवा है आपका प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। छठा है आपका डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल्स और सातवां है आपका ऑपरेशंस मैनेजमेंट कंट्रोल्स। यहां पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी लिखवाया था, देखिए। पहला क्वेश्चन क्या था कि इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स identify the type of managerial controls that are responsible for the daily running of hardware and software facilities. Prepare a detailed note on these controls. अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो इसका आंसर क्या है? ऑपरेशंस मैनेजमेंट कंट्रोल्स। ये कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको ये क्लास में लिखवा दिया था। दूसरा, many organizations now recognize that data is a critical resource that must be managed properly, and therefore accordingly centralized planning and controls are implemented. Identify the various control activities involved in maintaining the integrity of database. ये इंटीग्रिटी ऑफ डेटाबेस को देखकर ही हमें समझ में आया कि इस क्वेश्चन का आंसर है डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको लिखवाया था वो क्या था? A company XYZ is implementing the software using the program development lifecycle methodology and applying control phases in parallel to the development phases to monitor the progress against plan. Being an IT developer, design the various phases and their controls for program development lifecycle. इसका आंसर क्या है? प्रोग्राम मैनेजमेंट कंट्रोल्स। तो ये तीनों का तीनों क्वेश्चन आपके सीए फाइनल के इसका पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो हो सकता है रिपीट हो जाए, तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिया था। तो सबसे पहले अपने देखते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट कंट्रोल्स। अब ऑपरेशंस मैनेजमेंट कंट्रोल्स में देखिए कुछ 8 पॉइंट्स थे। ये 8 पॉइंट्स को भी देखिए, मैंने एक तरीके से लर्न करवाया था आपको। डोकोमो का डॉक से याद आता है डॉक्यूमेंटेशन, कोमो से याद आएगा कंप्यूटर ऑपरेशंस, फाइल से याद आएगा फाइल लाइब्रेरी, डेटा से याद आएगा डेटा प्रिपरेशन एंड एंट्री, नेट से याद आएगा नेटवर्क ऑपरेशंस, हेल्प से याद आएगा हेल्प डेस्क, मैनेज से याद आएगा मैनेजमेंट ऑफ आउटसोर्स ऑपरेशंस, और कैपेसिटी से याद आएगा कैपेसिटी प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। ये आठों के आठों पॉइंट्स मैंने इसी तरीके से क्लास में आपको लर्न करवाए थे। एक स्टोरी है इसके पीछे, ठीक है। हाँ भैया, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल्स के तो भैया अपने को याद हो गया। डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल्स में पॉइंट्स को लर्न करने के लिए अपना हाईलाइटेड क्या पॉइंट था? इंटीग्रिटी ऑफ डेटाबेस। इंटीग्रिटी ऑफ डेटाबेस। अब भैया देखिए, डेटाबेस में तो देखिए भैया अपडेट भी आ सकता है, देयरफॉर अपडेट कंट्रोल। कहीं डेटा उड़ गया तो उसके लिए बैकअप रखो, तो बैकअप कंट्रोल, ठीक है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन से याद आएगा एक्सेस कंट्रोल, ऑथोराइजेशन से याद आता है कॉन्करेंसी कंट्रोल, और इनपुट कंट्रोल से अपने को याद आता है क्वालिटी कंट्रोल। बिकॉज क्वालिटी कंट्रोल्स के अंदर देखिए एक वैलिडेशन कंट्रोल्स का बात है और बैच कंट्रोल्स का बात है। एंड वैलिडेशन कंट्रोल्स एंड बैच कंट्रोल्स आर नथिंग बट वन ऑफ द टाइप ऑफ इनपुट कंट्रोल्स, रादर एग्जांपल ऑफ इनपुट कंट्रोल्स। तो हमारा डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल्स खत्म, हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल भी खत्म। जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया है ध्यान दीजिएगा उस क्वेश्चन में, ठीक है। अब आइए प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल्स में, इसका भी एक क्वेश्चन है अपने पास, देख लीजिए कि a company XYZ is implementing the software using the program development life cycle methodology and applying control phases in parallel to the development phases to monitor the progress against plan. Being an IT developer, design the various phases and their controls for program development life cycle. तो इसका आंसर क्या है? प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल। तो प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल्स में क्या था? सबसे पहले प्लानिंग, दूसरा कंट्रोल, तीसरा डिजाइनिंग, चौथा क्या है? कोडिंग। पांचवा है भैया टेस्टिंग। टेस्टिंग के अंदर 3 टाइप है। यूनिट टेस्टिंग जो कि बोलता है फोकस ऑन इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को टेस्ट करना,
इंटीग्रेशन टेस्टिंग इट फोकसेस ऑन ग्रुप ऑफ मॉड्यूल्स, और होल ऑफ प्रोग्राम टेस्टिंग क्या है, इट फोकसेस ऑन द होल प्रोग्राम। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के अंदर भी 3 टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस है। पहला है रिपेयर मेंटेनेंस, दूसरा एडेप्टिव मेंटेनेंस, और तीसरा है आपका परफेक्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मेंटेनेंस में मैंने आपको फेसबुक लाइट का एग्जांपल दिया था, याद कीजिए। हाँ भैया हमें याद आ गया है। तो ये आपका प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल भी खत्म। फिर सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल तो भैया बड़ा आसान है। रिस्क अगर फायर रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड कंट्रोल्स क्या होगा, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम लगाइए, इमरजेंसी एग्जिट लगा लीजिए। रिस्क अगर आपको वाटर रिलेटेड है तो प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। पोल्यूशन अगर है तो रेगुलरली क्लीनिंग करवाइए। एनर्जी वेरिएशंस है तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होना चाहिए, जनरेटर्स होना चाहिए। कहीं अनऑथराइज्ड इंट्रूजन का डर है तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स लगाइए। स्ट्रक्चरल डैमेज का अगर डर है तो फैसिलिटीज मस्ट बी अडेप्टेड टू विथस्टैंड स्ट्रक्चरल डैमेजेस। वायरस वर्म्स का अगर है तो एंटीवायरस लगाइए, और हैकर्स रिलेटेड अगर डर है तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स लगाइए। क्या होता है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, क्या होता है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, आपको ऑलरेडी पता है कि नहीं पता है? हाँ भैया हमें पता है। However, in spite of the controls on place, there could be a possibility that control might fail because controls are nothing but policies and procedures, जो कि एक reasonable assurance देता है। controls कभी भी आपको absolute assurance नहीं देता है। आपका controls कितना भी strong हो ही सकता है वो fail हो जाए। तो यहां पर आपको लास्ट रिजॉर्ट कंट्रोल्स के बारे में बताया है, जो कि क्या है, डिजास्टर रिकवरी प्लान और इंश्योरेंस, जिसमें डीआरपी कंसिस्ट 4 पार्ट्स। पहला है आपका इमरजेंसी प्लान, दूसरा है आपका बैकअप प्लान, तीसरा है आपका रिकवरी प्लान, और चौथा है आपका टेस्ट प्लान। और इंश्योरेंस में क्या बोल रहा है, एडिक्वेट इंश्योरेंस मस्ट बी एबल टू रिप्लेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एसेट्स। तो यहां पर आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल्स खत्म, प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल्स खत्म, डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल भी अपना खत्म हो गया, और अपने ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल भी देख लिया। अब आइए भैया सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल्स। यहां पर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, एक्सप्लेन द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल्स। तो सबसे पहले क्या करता है, टॉप मैनेजमेंट ऑथोराइज करता है, तो ऑथोराइजेशन से याद आता है सिस्टम ऑथोराइजेशन एक्टिविटीज। टॉप मैनेजमेंट की ऑथोराइजेशन के बाद क्या करेगा, आईटी डिपार्टमेंट जो है वो क्या करेगा, टेक्निकल डिजाइनिंग करेगा। अब जब आईटी डिपार्टमेंट टेक्निकल डिजाइनिंग कर रहा है उस समय क्या होगा, यूजर अपने इनपुट्स देंगे, तो यूजर के इनपुट से याद आएगा यूजर स्पेसिफिकेशन एक्टिविटीज। इंटरनल ऑडिटर भी पार्टिसिपेट करेगा, और एक बार अगर प्रोग्राम बन गया तो प्रोग्रामर उसे टेस्ट करेगा और फाइनली यूजर को दे देगा। अब यूजर क्या डायरेक्टली उसे एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं, पहले यूजर भी टेस्ट करेगा और फाइनली एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यही आपके 6 पॉइंट थे सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल्स के। क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट कंट्रोल्स में क्या है, द रीजन फॉर द इमरजेंस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इन मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर एज फॉलोज। सीए फाइनल में ये पूछा जा चुका है। इसमें टोटल कितने पॉइंट्स है भैया, इसमें टोटल है आपके 5 पॉइंट, जिसमें क्या बोल रहे हैं कि यूजर जो है बहुत डिमांडिंग हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑर्गेनाइजेशंस आर अंडरटेकिंग मोर एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स। ऑर्गेनाइजेशंस आर मोर कंसर्न अबाउट देयर लायबिलिटीज इफ दे प्रोड्यूस एंड सेल डिफेक्टिव सॉफ्टवेयर। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड ट्रेंड। और अपना 5वां पॉइंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रोड्यूसिंग सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स। ठीक है, तो मैनेजरियल कंट्रोल्स का फाइनली एक हेडिंग जो अपना रह गया है वो क्या है, टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल्स, जिसमें सबसे पहला आपको बताया जा रहा है प्लानिंग करना। तो प्लान को प्रिपेयर करेंगे किस तरीके से, वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज, प्रॉब्लम्स, हम लोग रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद ही स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेट करेंगे। अच्छा, अब भैया प्लान आपका 3 तरीके का होता है, स्ट्रेटेजिक प्लान, ऑपरेशनल प्लान, टैक्टिकल प्लान। बट आपके इंस्टीट्यूट के मैट में टैक्टिकल प्लान के रेस्पेक्ट में कुछ बताया हुआ नहीं है। तो स्ट्रेटेजिक प्लान जो होता है ये आपका लॉन्ग टर्म प्लान होता है 3 से 5 साल का, और ऑपरेशनल प्लान जो होता है ये आपका शॉर्ट टर्म प्लान होता है 1 से 3 साल का। प्लानिंग के बाद आ जाइए ऑर्गेनाइजिंग में। अब ऑर्गेनाइजिंग में भैया देखिए, वी विल बी रिसोर्सिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शंस, और क्या करेंगे, स्टाफ करेंगे, स्टाफिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शन। फिर आ जाइए भैया लीडिंग में। तो एक लीडर का काम क्या होता है भैया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना। तो मोटिवेटिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना, दैट इज कम्युनिकेटिंग विद द इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल। और फाइनली क्या है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग किस लिए लिखा हुआ है भैया, बिकॉज जैसा आपने सोचा था हो सकता है वैसा ना हो। यही देखिए लिखा हुआ है कि दिस इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग व्हेन द एक्चुअल एक्टिविटीज ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शंस डिविएट फ्रॉम द प्लान्ड एक्टिविटीज। मतलब यही बात हो गया कि जैसे आपने प्लानिंग की थी हो सकता है वैसा ना हो,
यही आपका कंट्रोलिंग में आ गया। तो यहां पर आपका मैनेजेरियल कंट्रोल्स एंड देयर कैटेगरीज भी खत्म हो गया। अब भैया किस में आते हैं अपने, अब आ जाइए ऑडिट ऑफ मैनेजेरियल कंट्रोल्स। ऑडिट ऑफ मैनेजेरियल कंट्रोल्स में जो भी हमने ऊपर कंट्रोल्स पढ़ा है, मैनेजेरियल कंट्रोल्स हमने ऊपर पढ़ा है ना, ये सारे के सारे पॉइंट यहां पर रिपीटेड है, बस उसका टोन क्या कर दिया, एक ऑडिटर का टोन दे दिया है, ठीक है। तो इसे आप क्या कर लीजिएगा, खुद रीड कर लीजिएगा। बट सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल्स के अंदर देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट में बी कंडक्ट ड्यूरिंग सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेसेस। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका एज अ सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या है भैया, पहला है कॉन्करेंट ऑडिट, दूसरा है पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑडिट और तीसरा है आपका जनरल ऑडिट, ठीक है। तो यहां पर आपका देखिए अब पार्ट बी पूरा का पूरा खत्म हो गया। हमने इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल देख लिया, सम ऑफ द क्रिटिकल कंट्रोल्स लैकिंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट भी देखा, फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल्स भी देख लिया बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल्स, नेचर ऑफ आईएस रिसोर्सेज एंड ऑडिट फंक्शंस, ठीक है। अब पार्ट बी का रिवीजन अपना खत्म हो गया। अब अपने क्या शुरू करते हैं, पार्ट ए का रिवीजन। पार्ट ए का रिवीजन कंप्लीट करने के बाद अपने क्या करेंगे, पार्ट सी, डी और ई देखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो अपने स्टार्ट करते हैं विद पार्ट ए का रिवीजन। पार्ट ए में बेसिकली हम लोग देखिए कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पढ़ेंगे। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, डेटा, पीपल, नेटवर्क, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आइए अपने पार्ट ए का रिवीजन शुरू करते हैं। व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, नेटवर्क एंड डेटा रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मॉडल्स कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। तो वो स्टेप्स क्या होता है, इनपुट, इनपुट के बाद होता है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद निकलता है आउटपुट और फाइनली क्या होता है, फीडबैक। वही देखिए लिखा हुआ है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, डेटा, पीपल, नेटवर्क, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब पीपल का डिस्कशन करते हैं। अपने पहला कंपोनेंट पकड़ते हैं जो कि क्या है, पीपल रिसोर्सेज। इसी चैप्टर के पार्ट नंबर डी में इसका पूरा डिस्कशन होगा, ठीक है ना, ठीक है। अब आ जाइए हार्डवेयर में। अब हार्डवेयर में देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर्स एंड कैश मेमोरी। यह क्वेश्चन आपके पिछले टर्म में आया हुआ है। देयरफॉर इस टर्म में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी आपको अच्छी तरीके से करना है, बिकॉज ये अमेंडमेंट है, कुछ पॉइंट्स इंसर्ट किए गए हैं। सिमिलरली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, ये भी अमेंडमेंट है और ये डिफरेंस भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है भैया। तो हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर इज द टेंजिबल पोर्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स, ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम्स। और टेंजिबल का मतलब होता है समथिंग दैट वी कैन सी एंड टच। हार्डवेयर के अंदर क्या क्या डिवाइसेज आएंगी, इनपुट डिवाइसेज आएंगी, आउटपुट डिवाइसेज आएंगी, प्रोसेसिंग डिवाइसेज आएंगी और क्या आएंगी, डेटा स्टोरेज डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेस का कंटेंट एक बार रीड कर लीजिएगा और छोड़ दीजिएगा, कभी भी आपसे नहीं पूछेगा इनपुट डिवाइसेस के रेस्पेक्ट में। लेकिन आउटपुट डिवाइसेस में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आउटपुट आपसे पूछ सकता है। सो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ आउटपुट। पहला है टेक्सचुअल आउटपुट, दूसरा है ग्राफिकल आउटपुट, तीसरा है टैक्टाइल आउटपुट, चौथा है ऑडियो आउटपुट और फाइनली अपना पांचवा है वीडियो आउटपुट, ठीक है, ये देख लीजिएगा। प्रोसेसिंग डिवाइसेस के अंदर देखिए क्या है कि प्रोसेसिंग डिवाइसेस कंसिस्ट 3 फंक्शनल यूनिट्स। प्रॉपर सीपीयू का इमेज दिखा दिखा के मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है। सो वो 3 फंक्शनल यूनिट्स क्या है, पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और तीसरा है अपना रजिस्टर्स। अच्छा, अब रजिस्टर्स कुड बी ऑफ कुछ टाइप्स के बताए हुए हैं, ये आपका अमेंडमेंट है। यहां से आपका एक एमसीक्यू बन सकता है या फिर 2 नंबर का एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, एक है एक्यूमुलेटर्स, दूसरा है आपका एड्रेस रजिस्टर्स और तीसरा है आपका स्टोरेज रजिस्टर्स और कुछ मिसलेनियस भी है, ठीक है। तो ये आप लोग देखिएगा। अब डेटा स्टोरेज डिवाइसेस में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, अच्छी तरीके से आप कर लीजिएगा, सारे के सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में रहने चाहिए।
इसमें अपना एक पोएट्री बनाया हुआ था, स्पीड साइज दाम वोलेटिलिटी प्रोसेसर, लेकिन आपको सारे के सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। स्पीड साइज दाम वोलेटिलिटी प्रोसेसर से तो अपना 5 पॉइंट खत्म होता है, आपको A to Z पॉइंट्स याद रखने हैं। ये अमेंडमेंट है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में भी देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ये डिफरेंस आपको याद रखना है और सारे के सारे पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, ये भी अमेंडमेंट है। फिर अपने आ गए थे कैश मेमोरी में। तो कैश मेमोरी आया ही किस लिए भैया, क्योंकि रजिस्टर्स और प्राइमरी मेमोरी के बीच में जो डेटा का आदान प्रदान होता है उसमें बहुत देरी लगता है। Therefore, in order to bridge up the speed difference between the registers and the primary memory, cache memory has been introduced. तो कैश मेमोरी ऐसा क्या करता है जिससे इन दोनों के बीच का स्पीड डिफरेंस ब्रिज अप हो जाता है? वो फ्रीक्वेंटली यूज्ड फाइल्स का रेप्लिकेटेड कॉपीज कैश मेमोरी क्या करता है, अपने पास रख लेता है, जिसके कारण क्या होता है, रजिस्टर्स और कैश मेमोरी आपस में ही काम सल्टा देते हैं, रैम का दरकार ही नहीं पड़ता है। चाहे मैं प्राइमरी मेमोरी कहूं चाहे मैं रैम कहूं, एक ही बात है। देखिए लिखा हुआ है, in order to bridge up the huge difference of speed between the registers and primary memory, cache memory क्या करता है, stores copies of the data from the most frequently used main memory locations so that CPU can access it more rapidly than primary memory. What is the difference between registers and cache memory? इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछले टर्म में आया हुआ है, therefore इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। फिर भी एक बार रीड कर ही लीजिएगा, क्यों छोड़ रहे हैं कुछ भी। और यहां अपना एक मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है, अपना जो बॉक्स होता है सीपीयू का, उसमें सबसे पहले है रजिस्टर्स, फिर है कैश मेमोरी, फिर है प्राइमरी मेमोरी और फाइनली क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये मैंने अच्छी तरीके से आपको क्लास में बताया था। अच्छा, तो अपना पीपल खत्म, अपना हार्डवेयर खत्म, अब आ जाइए सॉफ्टवेयर में। सो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड इन अ सॉफ्टवेयर, आपका एग्जाम का क्वेश्चन है जिसमें आपको ये पॉइंट नंबर 1 लिखना है। ठीक है, तो फ्रंट एंड क्या होता है, इट इज द पार्ट ऑफ द ओवरऑल सॉफ्टवेयर जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है। लेकिन बैक एंड क्या होता है, बैक एंड इट इज द पार्ट ऑफ ओवरऑल सॉफ्टवेयर जिससे क्या होता है, फ्रंट एंड इंटरेक्ट करता है। हम लोग फ्रंट एंड से इंटरेक्ट करते हैं और बैक एंड फ्रंट एंड से इंटरेक्ट करता है। समझिए बात को, यूजर फ्रंट एंड से इंटरेक्ट करता है और बैक एंड से यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता, बैक एंड से फ्रंट एंड इंटरेक्ट करता है। समझ में आया? हाँ भैया। इसके बाद हम लोगों ने क्या डिफरेंस होता है बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड देखा था, जिसमें हमने वेटर और कुक का एग्जांपल लिया था। इसमें मैंने कुछ बोला भी था, भैया स्पीड में बोलते हैं, स्पीड में बोलते हैं, बोलते से याद आएगा लैंग्वेज, हाँ, लेकिन भैया का यही डोमेन है, भैया का यही डोमेन है कि भैया स्पीड में बोलते हैं। लेकिन कुछ भी बोलिए भैया, यूजर का एक्सपीरियंस दैट इज स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस अच्छा होता है और भैया का प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छा है। तो यहां पर मैंने अपना खुद का बड़ाई किया था, तो इससे आपको ये पांचों के पांचों पॉइंट्स याद हो जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है भैया। फिर आ जाइए कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। अब कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर में देयर आर 2 कैटेगरीज, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो व्हाट आर द टास्क, फंक्शंस, एक्टिविटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर? पहला है परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शंस, दूसरा है टास्क मैनेजमेंट, तीसरा है यूजर इंटरफेसेस, चौथा है लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी, पांचवा है मेमोरी मैनेजमेंट, छठा है फाइल मैनेजमेंट और सातवां है नेटवर्क कैपेबिलिटी। इन सातों के सातों पॉइंट्स को हम लोगों ने सेट में लर्न किया था। तो इस तरीके से आपके कॉपी में नोट्स में बनाया हुआ होगा, जिसमें सेट 1 में आपका परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शन है, सेट 2 में आपका लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी और यूजर इंटरफेसेस है, सेट 3 में आपका फाइल मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट और क्या मेमोरी मैनेजमेंट है, और सेट 4 में आपका नेटवर्किंग कैपेबिलिटी है। ठीक है, इसके बाद अपने आ गए थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। नाउ देयर आर 2 वेज ऑफ यूजिंग एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस और दूसरा होता है क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस। ये वाले कंसेप्ट को मैंने चैप्टर 4 से कनेक्ट करके बताया था आपको। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस एंड क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस? तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, एक्सेसिबिलिटी, मोबाइल एप्लीकेशन, डेटा स्टोरेज, डेटा सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये सातों के सातों पॉइंट्स आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भैया। इसके बाद आ जाइए डेटा रिसोर्सेज में। अब डेटा में हमें क्या क्या पढ़ना है भैया, एक डेटा का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेना है, डेटाबेस का इंट्रोडक्शन लेना है, व्हाट इज द हायरार्की ऑफ डेटाबेस ये देखना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में हमें इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस,
व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। डेटाबेस मॉडल्स में हमें 4 मॉडल्स पढ़ाए जा रहे हैं। पहला है हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल, दूसरा है नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, तीसरा है आपका रिलेशनल डेटाबेस मॉडल और चौथा है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। फिर अपने बिग डेटा देखेंगे। बिग डेटा के बाद अपना है डेटा वेयरहाउस। बिग डेटा का आपको इंट्रोडक्शन समझाया जा रहा है और बिग डेटा में हमें बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा देखना है। डेटा वेयरहाउस में देखिए क्या क्या है। इंट्रोडक्शन टू डेटा वेयरहाउस, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग, जिसे अपने ETL कहते हैं। डिजाइनिंग ऑफ डेटा वेयरहाउस, स्कूल ऑफ थॉट व्हेन डिजाइनिंग अ डेटा वेयरहाउस, बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस, और क्या है डेटा माइनिंग में हमें इंट्रोडक्शन टू डेटा माइनिंग पढ़ना है और हमें स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेटा माइनिंग प्रोसेस देखना है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेटा माइनिंग प्रोसेस आपके पिछले अटेम्प्ट में आया हुआ क्वेश्चन है और आमतौर पर डेटा से एक नए क्वेश्चन पूछ ही लेता है इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो डेटा क्या होता है भैया? डेटा आर नथिंग बट रॉ बिट्स एंड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन विथ नो कंटेक्स्ट। डेटा का प्रोसेस फॉर्म ही भैया इंफॉर्मेशन होता है। डेटाबेस क्या होता है? A set of logically interrelated organized collection of data. A set of logically interrelated organized collection of data. They store both operational and non-operational data. And the main goal of any information systems क्या है? डेटा से इंफॉर्मेशन बने, इंफॉर्मेशन से वो नॉलेज बने और वही नॉलेज को यूज करके अल्टीमेटली क्या हेल्प हो? इन डिसीजन मेकिंग। फिर आ जाइए हायरार्की ऑफ डेटाबेस में। सो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स, file is a collection of records, record is a collection of fields, field is a collection of characters and character is a collection of bits। यहां पर सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है, मैंने बताया था आपको। यहां पर कंप्लीटली सिंगुलर लिखा हुआ है, यहां पर प्लूरल लिखा हुआ है। आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से लिखना है अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो। फिर आ जाइए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझाने से पहले मैंने आपको समझाया था फाइल सिस्टम क्या होता है, क्योंकि आपको अगर फाइल सिस्टम नहीं समझ में आएगा तो डीबीएमएस समझ में आने वाला नहीं है। सो डीबीएमएस में बी डिफाइंड एज अ सॉफ्टवेयर, बिकॉज चाहे मैं कहूं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स या मैं कहूं डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एक ही बात है। इसीलिए लिखा हुआ है डेटाबेस मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज अ सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर नेवर वर्क्स इंडिपेंडेंटली, इट ऑलवेज वर्क्स विद डीबीएमएस। सो डीबीएमएस में बी डिफाइंड एज अ सॉफ्टवेयर that aid in organizing, controlling and using the data needed by the application program. These systems primarily used to develop and analyze. अब इसके बाद that is single user database and are not meant to be shared across the network or internet, but are instead installed on a device and work with a single user at a time. ये completely आपका फाइल सिस्टम के बारे में बता रहा है। और फाइल सिस्टम तो पहले दुनिया में चलता ही था भैया, फाइल सिस्टम्स का इंप्रूव्ड वर्जन ही आ गया आपका डीबीएमएस, ठीक है। फिर आ जाइए डेटाबेस मॉडल्स में। अब डेटाबेस मॉडल्स में भैया आपने ये फिगर पूरा का पूरा लर्न करवाया था, जिसमें क्या था? सबसे पहले एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर 2 रूम है। पूरा ये फिगर आपको याद रहना चाहिए। ये 2 रूम है, रूम 1 में 2 इक्विपमेंट है, रूम 2 में तीसरा इक्विपमेंट है। अच्छा, अब यहां पर जो रूम 1 में पहला इक्विपमेंट है ना भैया, उसे 2 बार रिपेयर का दरकार है, और रूम 2 में जो इक्विपमेंट नंबर 3 है उसे 1 बार रिपेयर का दरकार है। भैया बिल्डिंग को कहा जाता है टॉप रिकॉर्ड, पेरेंट रिकॉर्ड, रूट रिकॉर्ड। ये सारे के सारे को कहा जाता है नोड्स, ठीक है। इन्वर्टेड ट्री पैटर्न का कंसेप्ट है और यहां पर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। यही आपका हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल था। हायरार्किकल के बाद आपका आ जाइए नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। ये फिगर भी मैंने आपको अच्छी तरीके से लर्न करवाया था। पहले हम लोग क्या लिखे थे? रिपेयर वेंडर 1 2 3 4। इसके बाद हमने क्या लिखा था? रिपेयर इनवॉइस 1 2 3 4 5 6, और फाइनली हमने इक्विपमेंट नंबर 1 to 8 लिख दिया था। इस तरीके से मैंने ये फिगर आपको लर्न करवाया था, ठीक है। सो नेटवर्क मॉडल इज अ वेरिएशन ऑन द हायरार्किकल मॉडल, बिकॉज याद कीजिए कि हायरार्किकल मॉडल में लिखा हुआ है दैट हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट्स 1 to 1 and 1 to many रिलेशनशिप। दैट इज हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल क्या करता है? इंप्लीमेंट करता है केवल और केवल 1 to 1 and 1 to many रिलेशनशिप, जबकि आपका नेटवर्क डेटाबेस मॉडल वो 1 to 1 1 to many रिलेशनशिप तो इंप्लीमेंट करता ही है, उसके साथ साथ many to 1 and many to many रिलेशनशिप भी इंप्लीमेंट करता है। देखिए लिखा हुआ है
कि अ नेटवर्क डेटाबेस स्ट्रक्चर व्यूज ऑल रिकॉर्ड्स इन सेट्स wherein each set is composed of owner record and one or more member record, thus allowing the network model to implement the many to one and many to many relationship types. ठीक है ना? ठीक है भैया. फिर आ जाइए रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में टेबल का कंसेप्ट है. टेबल में हमने देखा था जो यूनिक कॉलम होता है उसे प्राइमरी की कहा जाता है. फॉर ईच टेबल one of the field is identified as primary key, which is the unique identifier for each record. And if the primary key is used in one table, if the primary key of one table is used in another table to access the former, it is called primary key. It is called as foreign key. Sorry. 3 key terms use होता है यहां पर. पहला होता है रिलेशन, दूसरा होता है एट्रीब्यूट्स और तीसरा होता है डोमेन. जिसमें रिलेशंस आपका टेबल हो गया, एट्रीब्यूट्स आपका कॉलम हो गया और डोमेन जो रहता है वो क्या बोल रहा है दैट इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट द एट्रीब्यूट्स कैन टेक. अच्छा भैया आपने रिलेशंस को टेबल कह दिया, एट्रीब्यूट्स को कॉलम कह दिया और डोमेन आपने कह दिया. तो भैया रो क्या होता है? तो रो को अपने टपल भी कहते हैं. हालांकि आपके मैट में ये चीज लिखा हुआ नहीं है. दैट इज आपके मैट में बता दिया है टेबल क्या होता है, आपके मैट में बता दिया कॉलम क्या होता है, आपके मैट में बता दिया डोमेन क्या होता है. बट रो का जो टर्म है, दैट इज रो का जो टर्म होता है ना रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में, उसे टपल कहा जाता है. वो आपके मैट में दिया हुआ नहीं है, आपको याद भी नहीं रखना है. रिलेशनल डेटाबेस हैव टू एडहियर टू सम बेसिक रूल्स. सबसे पहला क्या है? द ऑर्डरिंग ऑफ कॉलम्स इज इमटेरियल. सेकंड क्या है? देयर कैन नॉट बी एन आइडेंटिकल रिकॉर्ड इन अ टेबल. और थर्ड क्या है? ईच रिकॉर्ड विल कंटेन अ सिंगल वैल्यू फॉर ईच ऑफ इट्स एट्रीब्यूट्स. कुछ एग्जांपल्स क्या है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स के? पहला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, दूसरा है माई एसक्यूएल, तीसरा क्या है? ओरेकल. फिर अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल देखे थे. इसमें मैंने आपको रिलेशनल डेटाबेस मॉडल से कंप्लीट कंपैरिजन करके समझाया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी हमने देखा था. समझ में आया? तो ये भी आप लोग अच्छी तरीके से करिएगा. अब आ जाइए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस? सबसे पहला है परमिटिंग डेटा शेयरिंग, दूसरा है इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन, तीसरा है यूजर फ्रेंडली, चौथा है इंप्रूव सिक्योरिटी, पांचवा है मिनिमाइजिंग करना डेटा का रिडंडेंसी, फिर है फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, प्रोग्राम एंड फाइल कंसिस्टेंसी, और क्या है? अचीविंग डेटा इंडिपेंडेंस. डिसएडवांटेजेस क्या है? सिक्योरिटी रिलेटेड डिसएडवांटेज है और कॉस्ट रिलेटेड डिसएडवांटेज है. इसमें ध्यान देने वाला बात यह था कि एडवांटेज के अंदर सिक्योरिटी है और डिसएडवांटेज के अंदर भी सिक्योरिटी है. मैंने क्लास में अच्छी तरीके से चीज बताया था आपको. ठीक है. फिर आ जाइए बिग डेटा में. बिग डेटा आपको अच्छी तरीके से याद रखना है. The term refers to a massively large data sets that conventional database tools, conventional database tools क्या हो गए? Hierarchical database model, network database model, object oriented database model, relational database models, ये सारे के सारे क्या है? Conventional database tools है. तो बिग डेटा का कंसेप्ट आया ही किस लिए है? बिकॉज मैसिवली लार्ज डेटा सेट्स रहते हैं, वो स्टोर नहीं कर सकता है कन्वेंशनल डेटाबेस टूल्स. देयरफॉर बिग डेटा का कंसेप्ट आया है. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा प्रोसेसिंग? पहला है एबिलिटी टू प्रोसेस बिग डेटा ब्रिंग्स इन मल्टीपल बेनिफिट्स, दूसरा है इंप्रूव्ड कस्टमर सर्विस और तीसरा क्या है? बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी. फिर आ जाइए डेटा वेयरहाउस में. डेटा वेयरहाउस में भैया एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग का एक कंसेप्ट था. वही आपका प्रोसेस ऑफ ईटीएल है. डिजाइनिंग ऑफ डेटा वेयरहाउस में लिखा हुआ है दैट अ डेटा वेयरहाउस शुड बी डिजाइन सो दैट इट मीट्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया. वो क्या है? दैट इट यूजेस नॉन ऑपरेशनल डेटा, टाइम वेरिएंट, स्टैंडर्डाइज्ड. दैट इज द डेटा इज टाइम वेरिएंट, द डेटा इज स्टैंडर्डाइज्ड. ये आपका डिजाइनिंग ऑफ डेटा वेयरहाउस हो गया. फिर आ जाइए व्हाट आर द स्कूल ऑफ थॉट व्हेन डिजाइनिंग अ डेटा वेयरहाउस. तो दो अप्रोच है, एक है बॉटम अप अप्रोच और दूसरा है टॉप डाउन अप्रोच. बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है? देखिए सबसे पहले डेटा मार्ट्स बनता है और डेटा मार्ट्स बनने के बाद डेटा वेयरहाउस बनता है. जबकि टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है? पहले डेटा वेयरहाउस बनता है और उसके बाद डेटा मार्ट्स बनता है. ठीक है. फिर बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस में 5 पॉइंट है. सेंट्रलाइज्ड व्यू, टाइम वेरिएंट, वन वर्जन ऑफ ट्रूथ, बेटर अंडरस्टैंड ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन एनालिसिस. एग्जाम का एक क्वेश्चन भी मैंने आपको लिखवाया था यहां पे कि डेटा वेयरहाउस एक्सट्रैक्ट्स डेटा फ्रॉम वन और मोर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस and loads it into another database for storage and analysis purpose. As a data warehouse manager, determine the design criteria which should be met while designing a data warehouse. ठीक है. So ये क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया था. डेटा वेयरहाउस के बाद आ जाइए डेटा माइनिंग में. So डेटा माइनिंग क्या होता है? डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डेटा
to find previously unknown trends, patterns, and association to make decisions. It involves extracting useful data as per the requirements from the collection of raw facts. Generally, data mining is accomplished through automated means against extremely large data such as data warehouse. ठीक है भैया. Steps involved in data mining process. ये मैंने कहा था हेडिंग गलत है. एक्चुअली इसका हेडिंग क्या होना चाहिए था? Steps involved in knowledge discovery of data. मैंने कहा था आपको कि आपके मैथ में ये हेडिंग गलत दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपका इंस्टीट्यूट अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो यही पूछेगा कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेटा माइनिंग प्रोसेस. ये क्वेश्चन ही आपका एग्जाम के पिछले टर्म में आ चुका है. प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है ये, जिसमें व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेटा माइनिंग प्रोसेस में टोटल 7 स्टेप है. ये स्टेप्स का ऑर्डर भी गलत है, ये भी मैंने आपको क्लास में समझाया था. सबसे पहला है डेटा इंटीग्रेशन, दूसरा है डेटा सिलेक्शन, तीसरा है डेटा क्लीनिंग, चौथा है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा माइनिंग, फिर है पैटर्न इवैल्यूएशन एंड नॉलेज प्रेजेंटेशन, और फिर क्या है डिसीजंस या फिर यूज ऑफ डिस्कवर्ड नॉलेज. ये डेटा माइनिंग जो कंसेप्ट है बहुत ही यूजफुल आने वाला है कमिंग कुछ सालों में. डेटा एनालिसिस, डेटा माइनिंग, ये कंप्लीट फ्यूचर इसी पर बेस्ड है. ठीक है, सो डेफिनेटली आपको अपना सोचना चाहिए फ्यूचर इसके रेस्पेक्ट में. फिर आपके इंस्टीट्यूट के मैट ने एक डिफरेंस दिया है डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस और डेटा माइनिंग का. इसे आप प्रॉपर एक बार रीड कर लीजिएगा. ठीक है ना. सो हमारा डेटा खत्म, हमारा पीपल खत्म, हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी खत्म हो चुका है. अब आ जाइए नेटवर्क में. अब नेटवर्क में क्या है भैया, एक इंट्रोडक्शन है. इसके बाद क्या है भैया, टाइप्स ऑफ नेटवर्क. सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क. एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क और दूसरा होता है कनेक्शन लेस नेटवर्क. कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क क्या होता है भैया, पहले कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, उसके बाद ही डेटा एक्सचेंज होता है. जबकि कनेक्शन लेस नेटवर्क में ऐसा नहीं है, कोई प्रायर कनेक्शन का दरकार नहीं है इन ऑर्डर टू एक्सचेंज डेटा. फिर आ जाइए अगला हेडिंग क्या है, अगला है व्हाट आर द बेसिक इश्यूज. सो देयर आर 4 बेसिक इश्यूज. नेटवर्क में आपका 4 बेसिक इश्यूज होता है. पहला होता है राउटिंग, दूसरा होता है बैंडविड्थ, तीसरा होता है कंटेंशन और चौथा होता है रेजिलियंस. ये आपका एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. फिर हम लोगों ने देखा था बेनिफिट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यूजर कम्युनिकेशन, रिलायबिलिटी, कंप्यूटेशनल पावर, रिसोर्स शेयरिंग एंड क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन. और फाइनली क्या है इंपैक्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. इसमें क्या क्या आएगा, टाइम कंप्रेशन, ओवरकमिंग ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन और क्या अपना रिस्ट्रक्चरिंग बिजनेस रिलेशनशिप्स. ठीक है, सो यहां पर अपना पार्ट बी का रिवीजन खत्म हो गया. ठीक है ना. आफ्टर कंप्लीटिंग पार्ट ए एंड पार्ट बी का रिवीजन अब अपने क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं पार्ट नंबर सी में. देखिए पार्ट सी अपना डील करता है विद इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटिंग. और पार्ट सी में अपने पास 4 टॉपिक्स हैं. पहला है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटिंग, दूसरा है आपका नीड फॉर कंट्रोल एंड ऑडिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, तीसरा है आपका टूल्स फॉर आईएस ऑडिट और अपना चौथा टॉपिक है ऑडिट ट्रायल. देखिए ये पार्ट सी में जो ये 4 टॉपिक्स हम लोग देख रहे हैं, बहुत हद तक ये चांसेस है कि इस टर्म में किसी ना किसी एक टॉपिक से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. इसीलिए दिस टॉपिक इज वेरी 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 टू द पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है भैया, किस लिए आप इतना इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, बिकॉज देखिए यही सेम कंटेंट आपका सीए फाइनल के इसका पेपर में भी था और ऐसा एक भी टर्म नहीं होता था जब यहां से क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट टेस्ट नहीं करे. हर टर्म में यहां से क्वेश्चन आता ही था. बट सीए इंटर में अभी तक यहां से एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है. देयरफॉर मैटर ऑफ टाइम है, हो सकता है इस टर्म में आ जाए या फिर हो सकता है अगले टर्म में आए, बट अब आएगा जरूर. ठीक है, तो क्या ये भैया हम लोग छोड़कर जाएंगे? नहीं, हम लोग कसम खाते भैया कि ये चारों के चारों टॉपिक्स हम लोग अच्छी तरीके से देख के जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटिंग. भैया ये जो टॉपिक हमने समझा था चैप्टर 1 को लिंक करके समझा था. तो इसमें क्या था भैया, सेफगार्डिंग करना एसेट्स को, डेटा का इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, सिस्टम इफेक्टिवनेस, सिस्टम एफिशिएंसी. क्या यही 4 टॉपिक है कि नहीं है? हाँ भैया, देखिए एसेट सेफगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेटा इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिव्स, सिस्टम इफेक्टिवनेस एंड सिस्टम एफिशिएंसी. ठीक है भैया. अच्छा, अब आइए अगला में
अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, नीड फॉर कंट्रोल एंड ऑडिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, दैट इज, चाहे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए नीड फॉर कंट्रोल एंड ऑडिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, या फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स कंट्रोल एंड ऑडिट ऑफ कंप्यूटर, या फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए इंपैक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट फंक्शंस ऑन ऑर्गेनाइजेशंस, आंसर यही है, ठीक है ना। सो वे 1, वे 2 एंड वे 3, 3 तरीके से सवाल पूछ सकता है, लेकिन आंसर यही है, ठीक है। अब इसमें भैया टोटल 7 पॉइंट थे और हमने एक तरीके से लर्न किया था इसे। वो तरीका क्या था, सबसे पहले 4 बार भैया हम लोग कंप्यूटर 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 लिख दिए, एक बार अपने कंप्यूटर को यूज करेंगे और एक बार कंप्यूटर को अब यूज करेंगे। कंप्यूटर के अंदर होता क्या है भैया, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, और कंप्यूटर को यूज कौन करता है भैया, आईटी पर्सोनल, और कंप्यूटर में भैया एरर वगैरह तो आता ही रहता है, ठीक है भैया। अच्छा, अब कंप्यूटर को जब यूज का बात करेंगे तो कंट्रोल में अपने को यूज करना चाहिए, तो कंट्रोल्ड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यूज। फिर कंप्यूटर एरर का क्या हो गया, हाई कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर एरर। कंप्यूटर अब्यूज में हो गया कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर अब्यूज, और वैल्यू ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड आईटी पर्सोनल। तो सेट 1 में अपना 4 पॉइंट था और सेट 2 में अपने पास 3 पॉइंट था, जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी को देखकर हमें याद आता है मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी, इंटीग्रिटी को देखकर याद आता है हमें कॉस्ट ऑफ इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग, एंड अवेलेबिलिटी को देखकर याद आता है ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट ऑफ डेटा लॉस, ठीक है। सो देयरफॉर अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया और हमारा नीड फॉर कंट्रोल एंड ऑडिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम भी खत्म। अब आइए ऑडिट ट्रायल में। तो ऑडिट ट्रायल होता क्या है भैया, ऑडिट ट्रायल आर लॉग्स दैट कैन बी डिजाइन टू रिकॉर्ड एक्टिविटी एट द सिस्टम, एप्लीकेशन एंड यूजर लेवल। व्हेन प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड, ऑडिट ट्रायल्स प्रोवाइड एन इंपॉर्टेंट डिटेक्टिव कंट्रोल टू हेल्प अकम्प्लिश सिक्योरिटी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो 6 मार्क्स से नीचे नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं फिर से कह रहा हूं, पार्ट सी बिल्कुल मत छोड़िएगा, बहुत हद तक ये चांसेस है कि यहीं से क्वेश्चन आए, यहीं से क्वेश्चन आए, ठीक है ना। ठीक है भैया, हम समझ रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ऑडिट ट्रायल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डिटेक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, रिकंस्ट्रक्टिंग इवेंट्स, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। अंदर का कंटेंट याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए इसका और इसका भी, ठीक है। मतलब पार्ट सी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं कुछ रीजन के कारण, ठीक है। अब आइए अपना पार्ट सी का आखिरी टॉपिक क्या है, टूल्स फॉर आईएएस ऑडिट। टूल्स फॉर आईएएस ऑडिट में क्या है, सबसे पहले है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट क्या होता है भैया, स्क्रीनशॉट। देखिए लिखा हुआ भी है, इट टेक्स इमेजेस ऑफ द फ्लो ऑफ एनी ट्रांजैक्शंस एंड दीज इमेजेस कैन बी यूटिलाइज्ड टू असेस द completeness, accuracy and authentication of transactions. Tracing a transaction in a computerized environment can be done with the help of snapshots या फिर extended records. That is, snapshots को extended records भी कहा जाता है, ठीक है। It is built into the systems जहां पर material processing होता है, and the main areas to dwell upon is to where to locate the snapshots. That is, snapshots को कहां पे locate करना चाहिए, जहां पर आपका ट्रांजैक्शंस मटेरियल होता है वहीं पर। फिर आइए इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी में। इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी क्या है कि डमी एंट्रीज को क्रिएट करना, उन्हें प्रोसेस करना। देखिए लिखा हुआ है, दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स क्रिएशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डमी एंट्रीज, और ये डमी एंट्रीज को इंसर्ट किया जाता है विद नॉर्मल प्रोडक्शन डेटा। एक बार आपका ऑडिट का काम खत्म हो गया, तब क्या करना चाहिए, आपने सिस्टम में जो डमी एंट्रीज इंसर्ट किए उन्हें आपको रिमूव भी करना पड़ेगा। इसीलिए लिखा हुआ है, देखिए कि in such cases the auditor must decide what would be the method used to enter test data and the methodology for the removal of the effects of the integrated test facility transactions, ठीक है। फिर आ जाइए स्कार्फ फाइल। स्कार्फ फाइल में क्या था भैया, घुसाओ एएसएम को होस्ट एप्लीकेशन के साथ, यही याद आ रहा है। हाँ, तो देखिए द स्कार्फ टेक्निक इन्वॉल्व्स एम्बेडिंग, मतलब हो गया घुसाना, एएसएम, ए फॉर ऑडिट, एस फॉर सॉफ्टवेयर, एम फॉर मॉड्यूल, विथ होस्ट एप्लीकेशन। घुसाओ एएसएम को होस्ट एप्लीकेशन के साथ, ताकि मतलब हो गया टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ सिस्टम ट्रांजैक्शंस, और जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है इज रिटन ऑन टू स्पेशल ऑडिट फाइल नोन एज स्कार्फ फाइल। स्कार्फ फाइल में देखिए क्या लिखा हुआ था, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इज रिटन ऑन टू स्पेशल ऑडिट फाइल नोन एज स्कार्फ फाइल, जबकि
कंटिन्यूअस एंड इंटरमीडिएट सिमुलेशन में फर्क है। देखिए लिखा हुआ भी है दैट दिस इज अ वेरिएशन ऑफ स्कार्फ कंटिन्यूअस ऑडिट टेक्निक, बिकॉज यहां पर क्या होता है, देखिए एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड इन सीआईएस आर रिटर्न टू एन एक्सेप्शन लॉग फाइल, जबकि यहां पर क्या होता था, जो भी एक्सेप्शंस आता था उन्हें स्कार्फ फाइल में मेंटेन किया जाता था। ठीक है, सो यहां पर आपका इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी, स्कार्फ फाइल, स्नैपशॉट्स और कंटिन्यूअस एंड इंटरमीडिएट सिमुलेशन खत्म। और ऑडिट हुक्स क्या होता है, ऑडिट हुक्स मतलब हो गया आपका टैगिंग करना सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को। आपने एक बार टैग हो गया, आपका जो ये टूल्स है फॉर आईएएस ऑडिट, इसने क्या किया, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को टैग कर दिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट विल इन्वेस्टिगेट दीज टैग रिकॉर्ड्स, दैट इज इस ऑडिट टेक्निक ने जो भी आपका सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को टैग किया है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट देखेगा और उन्हें वेरीफाई करेगा। यही लिखा हुआ है, द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट विल इन्वेस्टिगेट दीज टैग रिकॉर्ड्स फॉर डिटेक्टिंग फ्रॉड। This approach of real-time notification displays a message on the auditor's terminal. पूरा कंटेंट अंदर का मैंने आपको क्लास में लर्न करवाया था, समझ में आया, इसलिए बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाइएगा। पार्ट सी में मैंने बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया था। ठीक है, सो यहां पर अपना पार्ट सी का रिवीजन भी खत्म। अब आइए पार्ट नंबर डी में। पार्ट नंबर डी में देखिए ऐसा अपने एक चार्ट बनाया हुआ है, 100% यहां से एक ना एक एमसीक्यू आएगा ही आएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा, बहुत हद तक ये चांसेस है कि एमसीक्यू यहीं से है, डेटा मैनेजमेंट से। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी आप लोग छोड़ दिए, आ कहीं से भी सकता है, हाँ, लेकिन ये गारंटी है कि यहां से एक ना एक एमसीक्यू आएगा ही आएगा। ठीक है, सो इसे आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब आइए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कंट्रोल्स में। देखिए एग्जांपल्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कंट्रोल्स, एग्जाम का क्वेश्चन है, एक बार 4 मार्क्स का आ चुका है। अब एक बार आ चुका है इसका मतलब यह नहीं है कि आ नहीं सकता है, आ सकता है। ठीक है, सो सम एग्जांपल्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कंट्रोल्स क्या है, ट्रांजैक्शन ऑथराइजेशन, स्प्लिट करना कस्टडी ऑफ हाई वैल्यू एसेट्स, पीरियोडिक रिव्यूज और क्या है वर्क फ्लो। कुछ भी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इश्यूज अगर आ जाए तो उनका इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या होना चाहिए, रिड्यूस कर दीजिए एक्सेस प्रिविलेजेस और इंट्रोड्यूस कीजिए अ न्यू मिटिगेटिंग कंट्रोल। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्या होता है, द कंसेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज आर आल्सो नोन एज सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज, जो कि इंश्योर करता है कि सिंगल इंडिविजुअल डू नॉट पोजेस एक्सेस प्रिविलेजेस दैट कुड रिजल्ट इन अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज सच एज फ्रॉड और मैनिपुलेशन और एक्सपोजर ऑफ सेंसिटिव डेटा। जैसे कि एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, द पर्सन अप्रूविंग द परचेज ऑर्डर्स शुड नॉट बी अलाउड टू मेक पेमेंट एंड पास एंट्रीज इन द बुक्स एट द सेम टाइम। ठीक है, तो यहां पर आपका चैप्टर नंबर 3 का कंप्लीट रिवीजन अपना खत्म हो चुका है। अब सिर्फ अपना चैप्टर 4 का रिवीजन बचा हुआ है, वो अपने क्या करेंगे, एक आध दिन में उसे भी अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है ना, ठीक है भैया, तो आज के लिए टाटा बाय बाय, बढ़िया से पढ़िए, इस बार अपने को इंटर निकालना ही निकालना है। ठीक है ना, ठीक है भैया।